तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में किस जलवायु क्षेत्र, तो पहला है छत्तीसगढ़ का मैदान, बालाघाट एरिया आता है इसमें। छत्तीसगढ़ का उत्तरी मैदान तो शहडोल, उमरिया, मंडला का कुछ भाग तथा सीधी इसमें आते हैं। कैमूर पठार तो सतपुड़ा, रीवा पन्ना का कुछ भाग, सतना, सिवनी, ये सब आता है। विंध्य पठारी क्षेत्र तो इससे उसमें गुना से लेकर सागर तक का क्षेत्र आता है। मध्य नर्मदा घाटी तो नर्मदा सोन नदी की सकरी घाटियों के बीच का भूभाग। गिरिड परिक्षेत्र तो ये चंबल का निचला बेसिन है। बुंदेलखंड परिक्षेत्र फिर सतपुड़ा क्षेत्र, निमाड़ का मैदान, इसमें खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, झाबुआ पर्वत एवं मालवा का पठार इत्यादि आते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 तो 2045 जनसंख्या स्थिर करना प्रमुख लक्ष्य है इसका। इस नीति के अतिलिखित बिंदु है। पहला है परिवार नियोजन को बढ़ाना व इसे पुरस्कृत तथा लाभप्रद योजनाओं से जोड़ना। गर्भ निरोधक स्वास्थ्य ढांचा तथा स्वास्थ्य कर्मियों की आपूर्ति। तीसरा है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी यानी संस्थागत प्रसव को बढ़ाना। फिर चौथा है जन्म, मृत्यु, विवाह, संस्थागत प्रसव को 7% पंजीकृत करना। पांचवा है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन। छठवां है प्रजनन दर 2.1 तक लाना। शिशु मृत्यु दर 30 से कम करना। मातृ मृत्यु दर 100 से कम करना। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 14 से कम वर्ष के बच्चों के लिए था। न्यूनतम विवाह उम्र 20 वर्ष आदि के लक्ष्य प्राप्ति हेतु रखे गए थे महत्वपूर्ण लक्ष्य। भारत में ऊंची जन्म दर के क्या कारण है, इसको देखते हैं। तो विवाह की अनिवार्यता, अल्पायु में विवाह, अशिक्षा, रूढ़िवादिता, मृत्यु दर में कमी, परिवार नियोजन की उपेक्षा, गर्म जलवायु, संयुक्त परिवार प्रणाली, ये सब हाई बर्थ रेट के कारण है भारत में। भारत में मृत्यु दर में कमी के कारक तो चिकित्सा विज्ञान का विकास, कृषि विकास से खाद्यान्न वृद्धि, जीवन स्तर पर शिक्षा में वृद्धि तथा सरकार की कल्याणकारी योजनाएं। जनसंख्या वृद्धि के परिणाम पूंजी निर्माण की निम्न दर, बेरोजगारी वृद्धि, निम्न जीवन स्तर, उच्च आश्रिता अनुपात, मूल्य स्तर में वृद्धि, संसाधनों पर दबाव, सामाजिक सेवाओं पर भार एवं खाद्यान्न मांग में वृद्धि। जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय तो औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार, रोजगार वृद्धि, निर्धनता उन्मूलन, शिक्षा का प्रसार, स्थिति दशा में सुधार, परिवार नियोजन केंद्रों की स्थापना, परिवार नियोजन के प्रति जनता की जागरूकता आदि। तो थारू जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड राज्य के तराई क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है। यह दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। थारू जनजाति फसलों के आधार पर किसी क्षेत्र का वितरण, तो पहला है ज्वार क्षेत्र, इसमें पश्चिमी मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना क्षेत्र आते हैं। ज्वार गेहूं क्षेत्र, इसमें बुंदेलखंड एवं मालवा का मध्य भाग, पश्चिमी मुरैना, ग्वालियर, भिंड, पूर्वी गुना, विदिशा, भोपाल, रायसेन, सागर, दमोह, टीकमगढ़, रीवा, पन्ना, सतना इत्यादि क्षेत्र आते हैं। फिर कपास एवं गेहूं का क्षेत्र, तो इसमें नीमच, मंदसौर, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, देवास, सीहोर आता है। कपास क्षेत्र रतलाम, झाबुआ, धार, खरगोन। नेक्स्ट है चावल कपास क्षेत्र, तो इसमें खंडवा आता है। चावल क्षेत्र तो संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, बालाघाट, मंडला। फिर चावल ज्वार कपास क्षेत्र, इसमें बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी क्षेत्र आता है। किस विभाग द्वारा किस प्रदेशों का विभाजन, तो पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा क्षेत्र, तो इसके अंतर्गत मंदसौर, रतलाम, नीमच, खंडवा, देवास, राजगढ़, खरगोन, इंदौर आता है। उत्तर में ज्वार गेहूं का प्रदेश तो मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, गुना, छतरपुर, टीकमगढ़, छिंदवाड़ा, बैतूल का क्षेत्र आता है। मध्य गेहूं प्रदेश तो भोपाल, सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, विदिशा, सागर, दमोह। नेक्स्ट है चावल एवं गेहूं का क्षेत्र, तो इसमें कटनी, उमरिया, सिवनी, पन्ना, सतना आता है। संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश चावल प्रदेश तो रीवा, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट आता है इसमें। कृषि का महत्व, राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान, रोजगार प्राप्ति में सहायक, उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हेतु मुद्रास्फीति के नियंत्रण में, संसाधनों की सुरक्षा में तथा जीवन निर्वाह के साधन के रूप में कृषि का महत्वपूर्ण है। भारतीय कृषि की विशेषताएं, इसकी मानसून पर निर्भरता ज्यादा है। कृषि उत्पादन की पुरातन तकनीक, कृषि में खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता है। जोत का छोटा आकार, अंधविश्वास का कृषि पर प्रभाव, कृषि में बेरोजगारी का अधिक। फिर समस्याग्रस्त कृषि का स्वरूप, तो उसमें घटिया बीज, उर्वरकों का कम प्रयोग, सिंचाई की कमी, मृदा अपरदन, पूंजी की कमी, अशिक्षा, गरीबी और भूमि उर्वरकता का ह्रास। जिसकी निम्न उत्पादकता कारण क्या है, सामाजिक कारण, पहला है अशिक्षा, अंधविश्वासी, भाग्यवादी, रूढ़िवादी किसान। फिर
कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव, वित्त एवं विपणन समस्या, छोटी जोत, फिर भू स्वामित्व की शोषणकारी प्रणाली, साख संबंधी समस्याएं, अपर्याप्त सिंचाई तथा जलवायु संबंधी कारक, कृषि का धारणी प्रबंधन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि का धारणी प्रबंधन से तात्पर्य कृषि संबंधी प्रबंधकीय कार्य ऐसे किए जाएं जिसमें भविष्य की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसमें पर्यावरण का संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सम्मिलित है। नदी जोड़ो परियोजना भारत में हिमालयी एवं प्रायद्वीपीय अववाह तंत्र के अंतर्गत विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना नदी जोड़ो परियोजना है। सर्वप्रथम दस्तूरजी ने नदियों को जोड़ने की परियोजना रखी। इसमें आगे 1972 में के.एल. राव ने गंगा एवं कावेरी जोड़ने का प्रस्ताव रखा। उदाहरण केन बेतवा लिंक मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, नर्मदा शिप्रा लिंक आदि महत्वपूर्ण नदी जोड़ो परियोजनाएं हैं। फिर नदी जोड़ो योजनाओं की समस्याएं क्या क्या हैं? तो अधिक धन का व्यय, प्राकृतिक आपदाओं का आमंत्रण, बाढ़, भूकंप, विस्थापन में वृद्धि, पारिस्थितिकी संकट, फॉर एग्जाम्पल बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, जैव विविधता का ह्रास तथा राज्यों में समन्वय की कमी आदि। मध्य प्रदेश के दरार घाटी से बहने वाली एवं एस्चुरी बनाने वाली नदियां, नर्मदा एवं ताप्ती मध्य प्रदेश की दो ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर दरार घाटी रिफ्ट वैली में बहती हैं और एस्चुरी बनाती हैं, अंत में खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। अपवाह प्रतिरूप ड्रेनेज पैटर्न, अपवाह प्रतिरूप से तात्पर्य जलधारा की स्थानिक व्यवस्था से है जो उस क्षेत्र की चट्टानों की भूगर्भिक संरचना, भौगोलिक दशा एवं जलवायु दशाओं द्वारा निर्धारित होती है। नदियों के अपवाह तंत्र को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला, भारत की भौगोलिक उच्चावच जलवायु दशा एवं चट्टानों की संरचना के आधार पर विभिन्न अपवाह प्रतिरूप ड्रेनेज पैटर्न पाए जाते हैं, जिनके निम्नलिखित रूप हैं। पहला है पूर्वानुवर्ती अपवाह तंत्र यानी एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न। तो पूर्वानुवर्ती नदियां वे जलधाराएं हैं जो स्थल खंड में उत्थान होने पर भी अपने पहले के मार्ग को अपनाती हैं, जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, तीस्ता आदि। दूसरा है अध्यारोपित अपवाह तंत्र यानी सुप्रीम पोज्ड ड्रेनेज पैटर्न। इस प्रतिरूप में नदियां अपनी ऊपरी परत में निर्मित घाटी का आरोपण संरचना में करती हैं, जैसे दामोदर, सोन, सुवर्ण, चंबल, बनास आदि। अनुवर्ती अपवाह प्रतिरूप यानी कंसिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न, तो ये नदियां क्षेत्रीय धरातल के प्रारंभिक काल के अनुरूप प्रवाहित होती हैं। दूसरे शब्दों में अनुवर्ती नदियां प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती हैं, जैसे पेरियार, शरावती नदी इत्यादि। फिर चौथा है जालीनुमा प्रतिरूप यानी ट्रेलिस पैटर्न। तो इस प्रतिरूप का विकास संरचना में ढाल के अनुरूप विकसित प्रधान अनुवर्ती नदियां तथा उसकी सहायक नदियों को अपवाह चाल द्वारा होता है, जैसे सिंह भूमि क्षेत्र की नदियां। आयताकार प्रतिरूप तो रेक्टेंगुलर पैटर्न। इस प्रतिरूप का विकास प्राय वहां होता है जहां पर चट्टानों का जोड़ तथा संधियां आयत के रूप में होती हैं। आयताकार संधियों के चारों तरफ जलधाराओं का विकास होता है तथा नदियां समकोण पर मिलती हैं, जैसे कोसी तथा विंध्यन नदियां। छठवां है वृक्षाकार प्रतिरूप यानी डेंड्रियाटिक पैटर्न। इस प्रतिरूप में क्षेत्र की एक प्रमुख जलधारा होती है और इसकी शाखाएं सभी दिशाओं से आकर मुख्य धारा में बड़ी शाखा से मिल जाती हैं। इस प्रतिरूप का विकास प्रमुख रूप से सपाट तथा चौरस भागों पर होता है, जैसे गंगा, गोदावरी एवं कृष्णा। फिर अपकेंद्री या आर्यी प्रतिरूप यानी रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। तो इस प्रणाली में नदियां एक स्थान से निकलकर चारों तरफ प्रसारित होती हैं, जैसे सोन नदी, महानदी, नर्मदा नदी। अपकेंद्री या केंद्रोमुखी प्रतिरूप तो सेंट्रीपिटल पैटर्न। अपकेंद्री अपवाह तंत्र को ठीक विपरीत इस प्रतिरूप में नदियां चारों ओर ऊंचे स्थान से निकलकर मध्य की नीची भूमि, झील या आंतरिक सागर में पहुंचती हैं। उदाहरण के लिए तिब्बत या लद्दाख की नदियां। फिर वलयकार प्रतिरूप, तो इसमें एंगुलर पैटर्न आता है। इस तरह के अपवाह प्रतिरूप नदियां प्रोण व घासित गुंबदीय पर्वतों से निकलकर उनकी परिक्रमा करती हुई प्रभावित होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मुंडेर की मणिकारी पहाड़ में कीटल नदी प्रभावित होती है। फिर समानांतर प्रतिरूप यानी पैरेलल पैटर्न। तो इस प्रतिरूप के अंतर्गत अनेक नदियां एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती हैं तथा प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती हैं। इस प्रकार का प्रतिरूप समान ढलुआ सागर तटीय मैदान या
कोमेस्टा मैदान पर अधिक होता है, जैसे पश्चिमी तटीय मैदान में इस तरह के प्रवाह प्रतिरूप का विकास हुआ है। जल शोधन के परंपरागत तरीके। पहला है पानी को 20 मिनट तक उबालना, कैंडल वाटर फिल्टर, मल्टी स्टेज शुद्धिकरण, हेलोजन टैबलेट, क्लोरीन की गोलियों का प्रयोग, आरओ सिस्टम तथा यूवी रेडिएशन सिस्टम, ये सब परंपरागत तरीके हैं जल शोधन के, वाटर फिल्ट्रेशन के। फिर जल संकट के कारण और उपाय। तो कारण क्या है? बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, घटते वन क्षेत्र, जल स्रोतों की घोर उपेक्षा। उपाय: जनसंख्या नियंत्रणीकरण, वृक्षारोपण, शैक्षणिक जागरूकता, सामुदायिक उत्तरदायित्व, सिंचाई की उन्नत तकनीक का प्रयोग, वाटर हार्वेस्टिंग तथा परंपरागत तरीकों से जल संरक्षण। झील। तो मैकहाउस के अनुसार धरातल पर जल से पूर्ण लघुगर्त को झील कहते हैं। ये आंतरिक जलाशय हैं जो विभिन्न आकार, विस्तार व गहराई वाले चट्टानी बेसिन से बनते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता स्थल से घिरा होना है। उदाहरण सुपीरियर, मिशिगन, इरी लेक। ये हिमानीकृत लेक है, यानी ये ग्लेशियल लेक है। वायुमंडल की संरचना। तो पहला है क्षोभ मंडल, इसे संवहन या अधोमंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुव पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। सभी वायुमंडलीय घटनाएं इसी मंडल में होती हैं, क्षोभ मंडल में। समताप मंडल। तो इसकी ऊंचाई 18 से 32 किलोमीटर तक होती है। यहाँ तापमान समान रहता है। यहाँ मौसम संबंधी घटनाएं न होने के कारण यह मंडल वायुयान उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। उल्लेखनीय है कि यहाँ मूलाभ मेघ यानी मदर ऑफ पर्ल क्लाउड का निर्माण होता है। मूलाभ मेघ का निर्माण होता है। ओजोन मंडल। तो यह मंडल 32 से 60 किलोमीटर तक विस्तृत है। यह ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है। तो यहाँ पर ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। फिर चौथा है आयन मंडल। तो इस मंडल की ऊंचाई 60 से 640 किलोमीटर तक पाई जाती है। यहाँ DEF परतें पाई जाती हैं जिनमें रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। फलस्वरूप हम रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, राडार आदि सुविधाएं पृथ्वी पर प्राप्त कर पाते हैं। बाह्यमंडल। तो यह 640 किलोमीटर के ऊपर पाया जाने वाला क्षेत्र है। यहाँ हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। इस मंडल की प्रमुख विशेषताएं अरोरा ऑस्ट्रियालिस और अरोरा बोरेलिस है। फिर जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश का विभाजन। तो पहला है उत्तर का मैदान, दूसरा मालवा का पठार, तीसरा विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र और चौथा है नर्मदा घाटी। जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में 150 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली पछुआ पवनें हैं। वायुयान चालक जेटयान को धक्का लगाने वाले जेट प्रवाह को अनुभव करते हैं। फिर शीतकालीन जेट स्ट्रीम। तो शीतकाल में पश्चिमी जेट स्ट्रीम तिब्बत के पठार के ऊपर से प्रवाहित होती है तथा तिब्बत के पठार के भौतिक अवरोध के कारण यह 2 भागों में विभक्त हो जाती है। इसकी एक शाखा हिमालय के उत्तर से तथा दूसरी शाखा हिमालय के दक्षिण से प्रवाहित होती है। उल्लेखनीय है कि ठीक इसी समय भूमध्य सागर में चक्रवात उठते हैं। यह दक्षिणी शाखा अपने साथ इन चक्रवातों को भारत में खींच कर ले आती है, जिसके फलस्वरूप भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा होती है, जिसे स्थानीय भाषा में मावठ कहा जाता है, जिसे पश्चिमी विक्षोभ भी या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन जेट स्ट्रीम। गर्मियों में पश्चिमी जेट स्ट्रीम भारत में बने ITCZ क्षेत्र के कारण भारतीय उपमहाद्वीप के पठार के ऊपर नहीं बहती है, तो इसका खिसकाव तिब्बत के पठार के उत्तर की ओर हो जाता है। इसी समय भारत के ऊपरी वायुमंडल में गर्म पूर्वी जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है, जिसका कारण मध्य एशिया एवं तिब्बत के पठारी भाग का अधिक गर्म होना है। भारतीय महाद्वीप के ऊपर जब यह गर्म जेट स्ट्रीम चलती है तो सतह की हवा को ऊपर की ओर खींच लेती है, जिससे भारतीय महाद्वीप के बृहद निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। इस निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए अरब सागर के उच्च दाब क्षेत्र से हवाएं उत्तर पूर्व की ओर चलने लगती हैं, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून की संज्ञा दी जाती है। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो विषुवत वृत्त पर स्थित उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यावहारिक पवनें चलती हैं। तापमान बढ़ने पर इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। जून जुलाई माह में सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत होने के कारण यह क्षेत्र 20 से 25 अक्षांशों के मध्य गंगा का मैदान के ऊपर स्थापित हो जाता है, जिसे मानसूनी गर्त भी कहा जाता है।
यह निम्न दाब का क्षेत्र उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भारत में निम्न दाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। इसके फलस्वरूप दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत वृत्त को पार कर जाती हैं। विषुवत वृत्त को पार करने के पश्चात कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण इन पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है, जो भारत में मानसूनी वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी होती है। शीत ऋतु में जब ITCZ क्षेत्र दक्षिण की ओर खिसक जाता है तो पवनों की दिशा बदलकर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाती है। यही लौटता हुआ मानसून कहलाता है। अटॉल क्या है? अटॉल तो प्रवाल द्वारा निर्मित अर्धचंद्राकार, गोल तथा वलयकार घोड़े की नाल के आकार का प्रवाल भित्ति को अटॉल कहा जाता है। एग्जाम्पल में इसमें लक्षद्वीप, आइसलैंड हो सकता है। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। तो मध्य प्रदेश भारत के प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में राजस्थान व गुजरात स्थित है। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला मध्य उत्तर प्रदेश, दूसरा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, तीसरा पूर्वी पठार। पहला है मध्य उच्च प्रदेश। तो यह प्रदेश राज्य के 2/3 2/3 से अधिक क्षेत्र पर विस्तृत है। इसके अंतर्गत आने वाले पठार निम्नलिखित हैं। पहला है मध्य भारत का पठार। चंबल नदी का यह पठार विंध्य शैल समूह से बना है। इसके दक्षिण में मालवा का पठार, उत्तर में यमुना का पठार, पूर्व में बघेलखंड का पठार तथा पश्चिम में राजस्थान उच्च भूमि क्षेत्र है। सिंध, पार्वती, चंबल, कूनो यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां हैं। बुंदेलखंड का पठार तो प्रदेश के मध्य उत्तरी भाग पर फैला यह पठार ग्रेनाइट या नीस की चट्टानों से बना है। पूर्व में कैम्ब्रियन युग की चट्टानें भी मिलती हैं। यहाँ की प्रमुख नदियां बेतवा, धसान एवं केन प्रमुख है। यह पठार छतरपुर, टीकमगढ़, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया एवं भिंड में विस्तृत है। रीवा पन्ना का पठार कडप्पा एवं विंध्यन शैल समूह का यह पठार रीवा, सतना, पन्ना एवं दमोह जिले में फैला है। इसकी प्रमुख नदियों में टोंस, केन, सोनार एवं बीहड़ प्रमुख है। इस पठार का पन्ना जिला हीरा उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है। मालवा का पठार डेक्कन ट्रैप से निर्मित यह पठार ज्वालामुखी से निकले लावा के जमने से विशाल चट्टानों से आच्छादित हो गया है। प्रमुख नदियों में काली सिंध, पार्वती, बेतवा, माही एवं क्षिप्रा प्रमुख है। यह पठार मंदसौर, उज्जैन, धार, झाबुआ, इंदौर, शाजापुर, विदिशा, भोपाल, अलीराजपुर आज तक विस्तृत है। नर्मदा घाटी तो नर्मदा घाटी का विस्तृत भाग दक्कन ट्रैप से निर्मित है। यह मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में विस्तृत है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के जबलपुर, होशंगाबाद, खंडवा, खरगोन, धार, झाबुआ आदि जिले आते हैं। यह मालवा के पठार एवं सतपुड़ा के मध्य स्थित भाग है। फिर सतपुड़ा मैकाल श्रेणी तो संपूर्ण सतपुड़ा श्रेणी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है राजपीपला पहाड़ी। तो यह भाग गुजरात से लेकर बुरहानपुर दर्रे तक स्थित है। इसे पश्चिमी सतपुड़ा, दोस्तों पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी व महादेव पर्वत तो बुरहानपुर दर्रे से लेकर बैतूल एवं छिंदवाड़ा के पास व महादेव पर्वत पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। मैकाल पठार व श्रेणी तो सतपुड़ा श्रेणी का सबसे पूर्वी भाग मैकाल श्रेणी कहलाता है। यहाँ स्थित अमरकंटक से नर्मदा, सोन एवं जोहिला नदी निकलती है। तीसरा है पूर्वी पठार, इसमें बघेलखंड का क्षेत्र आता है। तो मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित यह पठार गोंडवाना शैल, धारवाड़ युगीन शैल व विंध्यन शैल समूह से बना है, जो कि प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। इसके अंतर्गत शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, सीधी आदि जिले आते हैं। सोन यहाँ की प्रमुख नदी है। तो नेक्स्ट दोस्तों मध्य भारत का पठार। तो मध्य भारत का पठार दक्षिण में मालवा के पठार, पश्चिम में राजस्थान उच्च भूमि क्षेत्र, बूंदी की पहाड़ियां, उत्तर में यमुना का मैदान तथा पूर्व में बुंदेलखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है। स्थिति 24 डिग्री से 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 74 डिग्री 50 मिनट से 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर। मध्य भारत के पठार का कुल क्षेत्रफल 32,896 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 10.7% के बराबर है। यह पठार कडप्पा, दक्कन ट्रैप एवं विंध्यन युग की शैल समूह से बना हुआ है। उबड़ खाबड़ पठार है। इसकी सामान्य ऊंचाई 300 से 500 मीटर है।
चंबल नदी घाटी इसी भाग में विद्यमान है। इसके अंतर्गत भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर, श्योपुर, गुना, नीमच, मंदसौर जिले आते हैं। इस पठार का सामान्य ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। चंबल, सिंध, पार्वती यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां हैं। चंबल का यह प्रदेश 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा के कारण उप आर्द्र क्षेत्र कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी का यह क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। शिवपुरी, नीमच, डबरा, ग्वालियर, मुरैना आदि शहर औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में मध्य भारत का पठार महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बीहड़ की समस्या से ग्रसित होने के बाद भी यह क्षेत्र कृषि एवं उद्योग दोनों क्षेत्र के लिए महत्व रखता है। बुंदेलखंड का पठार, तो मध्य प्रदेश के मध्य उत्तरी भाग में फैला यह पठार जो 24 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 77 डिग्री 51 मिनट से 88 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला है, बुंदेलखंड का पठार कहलाता है। इस पठार का ओरछा बुंदेला राजाओं की राजधानी रहा है। यह पठार दो भागों में बटा है। पूर्वी भाग टीकमगढ़, छतरपुर, पश्चिमी भाग शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया व भिंड। मध्य प्रदेश में इसका कुल क्षेत्रफल 23,733 वर्ग किलोमीटर, जो कुल क्षेत्रफल का 7.6% है। यह पठार ग्रेनाइट व नीस की चट्टानों से बना है, जहाँ पूर्व कैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं। इस प्रदेश के समुद्र से ऊंचाई उत्तर में 150 मीटर से लेकर दक्षिण में 400 मीटर तक है। पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा 1172 मीटर है। यह काली व लाल पीली मिट्टी के मिश्रण से बना क्षेत्र है, जो ज्वार, गेहूं एवं तिल के उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण है। पठार का साधारण ढाल उत्तर की ओर है, जिससे यहाँ नदियां बेतवा व धसान उत्तर की ओर बहती हुई यमुना में मिल जाती हैं। अन्य नदियों में सिंध तथा केन प्रमुख है। यहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। बुंदेलखंड का पठार ऐतिहासिक महत्व का भी है। यहाँ चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो के मंदिर हैं। जरी उद्योग हेतु प्रसिद्ध चंदेरी नगर और बुंदेला राजाओं की राजधानी इसी पठार में आता है। यह पठार खनिज की दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र कहा जा सकता है। मालवा का पठार, तो मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग मालवा का पठार कहलाता है। नर्मदा नदी इस पठार की दक्षिणी सीमा बनाती है। इस पठार का विस्तार 20 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 74 डिग्री 20 मिनट से 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य से स्थित है। कर्नाटक क्षेत्र इस पठार के लगभग मध्य से गुजरता है। कर्क रेखा इस पठार के लगभग मध्य क्षेत्र से होकर गुजरती है। इस पठार का प्रारंभ नर्मदा घाटी के उत्तर में विंध्याचल श्रेणी में होता है। यह पठार दक्कन टैप से निर्मित पठार है, जो गर्म लावा के ठंडे होने से बने बेसाल्ट की चट्टानों का प्रदेश है। इस पठार के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 18 जिले आते हैं। इस पठार का औसत ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर है। कहीं कहीं यह ऊंचाई 800 मीटर तक भी पाई जाती है। महू के निकट स्थित सिगार चोटी 881 मीटर व जाना बाबा चोटी 854 मीटर इस पठार की सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं। इस पठार की विस्तृत भाग समतल कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ ढाल क्रमिक पाया जाता है। चंबल, जो कि महू के जाना पावों पहाड़ी से निकलता है, चंबल नदी इस पठार की प्रमुख नदी है। अन्य नदियों में शिप्रा, बेतवा, काली, सिंध, माही आदि प्रमुख नदियां हैं। यहाँ वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर तक तथा ग्रीष्म काल में तापमान 40 से 42 सेंटीग्रेड तक हो जाता है। यह पठार कृषि एवं उद्योग दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परंतु यहाँ खनिजों का लगभग अभाव है। इस क्षेत्र में लावा से बनी काली मिट्टी के कारण गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन इस क्षेत्र में होता है। अन्य फसलों में ज्वार, मक्का, कपास, मूंगफली एवं चना प्रमुख हैं। वहीं पश्चिमी मालवा का पठार प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ कृषि आधारित उद्योगों की प्रमुखता है। नागदा में कृत्रिम रेशा कारखाना, बीना तेल संयंत्र, भोपाल, इंदौर, देवास और उज्जैन आदि प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। मालवा का पठार अपने साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व के कारण गौरव प्राप्त है। यहाँ सांची, रायसेन, उज्जैन, विदिशा जैसे ऐतिहासिक स्थल हैं। वहीं मांडू का स्थापत्य, धार की बाघ गुफाएं, महेश्वर के नर्मदा घाट इस पठार के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। रीवा पन्ना का पठार विंध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो मालवा के पठार के उत्तर पूर्व में रीवा पन्ना का पठार फैला है। इसका अन्य नाम बिंद का पठार भी है। उत्तर में बुंदेलखंड का पठार, दक्षिण में भांडेर व कैमूर श्रेणी। यह प्रदेश 23 डिग्री 10 मिनट से 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 78 डिग्री 4 मिनट से 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। इस पठार की ऊंचाई 300 मीटर से 450 मीटर तक है, यद्यपि अधिकतम ऊंचाई 750 मीटर है। विंध्यन शैल समूह से साधारण बलुआ, लाल
तथा पीली मिट्टी बनी है, किंतु दक्कन टाइप के निकटता के फलस्वरूप नदियां अपने साथ काली मिट्टी भी लाती हैं। इसके अंतर्गत दमोह, सतना, रीवा, पन्ना जिले आते हैं। यह पठार हल्का ऊंचा नीचा है। केन, टोंस, सोनार इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। चचाई व केवटी प्रमुख जलप्रपात है। रीवा पन्ना के पठार पश्चिम में भांडेर पठार, रीवा पठार के पश्चिम में भांडेर एक पठार है जो रीवा पठार से ऊंचा है। यहाँ औसत वर्षा 112 से 125 सेंटीमीटर व तापमान 40 से 42.5 सेंटीग्रेड तक रहता है। गेहूं इस पठार की प्रमुख फसल है। अन्य फसलों में ज्वार तथा तिलहन महत्वपूर्ण है। प्रमुख व्यवसाय कृषि है, साथ ही सीमेंट उद्योग, कत्था उद्योग व हीरा खदान पन्ना में इसी क्षेत्र में है। मध्य प्रदेश एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश का रीवा पन्ना के पठार का पन्ना एवं सतना हीरा उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि इस पठार के महत्व को अत्यधिक बढ़ाता है। नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा नदी की संकरी घाटियों के मध्य का भाग नर्मदा सोन की घाटी कहलाता है। यह घाटी रिफ्ट वैली या दरार घाटी के अंतर्गत आती है। नर्मदा घाटी का विस्तार 74 से 81 डिग्री 74 डिग्री से 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश का सबसे नीचा भाग है, जिसकी ऊंचाई लगभग 300 से 400 मीटर है। यह घाटी संकरी एवं लंबी है। नर्मदा की घाटी में जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, पूर्वी निमाड़ यानी खंडवा, पश्चिमी निमाड़ यानी खरगोन मिलकर कुल 15 जिलों में नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा की कगार में स्थित कुल जिले कितने हैं? 23 हैं। ऊपरी बेसिन के अंतर्गत मंडला जिला और मैकाल पठार का क्षेत्र आता है। नर्मदा घाटी में दक्कन टाइप की चट्टानें मिलती हैं। इस घाटी का अधिकतम औसत दैनिक तापांतर मई में तथा न्यूनतम दिसंबर में होता है। इस घाटी में पूर्व की तुलना में पश्चिम में वर्षा कम होती है। यहाँ की मिट्टी काली एवं गहरी काली है, अतः यहाँ कृषि भूमि का केंद्रीकरण मिलता है। नर्मदा घाटी में 25% तथा सोन घाटी में 40 से 45% भूमि वनों के अंतर्गत आती है। इस भाग के 30% क्षेत्र में वनों का विस्तार है। नर्मदा बेसिन के 43% क्षेत्रफल खेती की जाती है। इसमें 50% से अधिक क्षेत्र गेहूं, कपास, ज्वार, चना, चावल, मूंगफली, बाजरा, मक्का एवं दालों में प्रयुक्त होता है। नर्मदा घाटी में चावल प्रमुख फसल है। नर्मदा घाटी में खनिजों की बहुलता है। इसमें चूने का पत्थर, फायर क्ले, गेरू, संगमरमर, मैग्नीज प्रमुख है, जबकि सोन नदी घाटी में चूने का पत्थर एवं कोयला मिलता है। यातायात क्षेत्र का विकास सोन घाटी की तुलना में नर्मदा घाटी में अधिक मिलता है। मध्य प्रदेश का जबलपुर इसी क्षेत्र में आता है। अन्य में महेश्वर, ओमकारेश्वर, हरदा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर प्रमुख नगर हैं। सोन घाटी में मुंडवारा एवं सीधी प्रमुख है। नर्मदा की सहायक नदियों में तवा, बरना, हथनी, उरी, कुंदी आदि प्रमुख है। सोन नदी में से छत्तीसगढ़ में जाकर जोहिला नदी मिलती है। इसकी अन्य सहायक नदियों में बनास, गोपद एवं रिहंद है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी। नर्मदा सोन घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत नर्मदा नदी पर रानी अवंतीबाई बरगी बांध है। सरदार सरोवर इंदिरा गांधी सागर परियोजना प्रमुख है तथा सोन नदी के अंतर्गत बाण सागर परियोजना, जो मध्य प्रदेश, बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, स्थित है। यद्यपि सोन घाटी नर्मदा घाटी की अपेक्षा अधिक सक्रिय है, मगर मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र उसी के अंतर्गत आता है। नर्मदा घाटी में किस क्षेत्र उत्तम दशाएं पाई जाती हैं, अतः यह क्षेत्र किस प्रधान कहा जा सकता है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में दोनों घाटियों का अपना अपना महत्व है। अब बघेलखंड का पठार, तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में नर्मदा नदी से पूर्व तथा सोन नदी घाटी के दक्षिण का क्षेत्र बघेलखंड का पठार कहलाता है। इसका विस्तार 23 डिग्री 40 मिनट से 24 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 5 मिनट से 82 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। इस पठार की ऊंचाई 1500 मीटर के लगभग है, जो कि ऊंचा नीचा एवं कटापटा पठार है। यह गोंडवाना सेल समूह से बना है, अतः मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र इसी पठार के अंतर्गत आता है। इसमें रीवा, उमरिया, शहडोल, सीधी एवं सिंगरौली जिले आते हैं। इस पठार की प्रमुख नदियों में सोन, टोंस, बीहड़, जोहिला प्रमुख है। कर्क रेखा इस पठार के मध्य से होकर गुजरती है, अतः यहाँ जलवायु मानसूनी प्रकार की है। गर्मियों में तापमान 35.5 सेंटीग्रेड तथा सर्दियों में 10 से 12.5 सेंटीग्रेड तक होता है। यहाँ औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इस क्षेत्र में काली, लाल, पीली मिट्टी पाई जाती है। वनों की बहुलता के कारण वनोपज अधिक उत्पन्न होती है। चावल यहाँ की प्रमुख उपज है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र तथा अमलाई का कागज कारखाना इसी पठार में स्थित है। कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्रों में सिंगरौली, बैढ़न, सुहागपुर, उमरिया इसी पठार में स्थित है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक दृष्टि में यह पठार कोयला उत्पादक
पठार होने के कारण अति महत्वपूर्ण है। यहाँ स्थापित ताप विद्युत घरों अन्य कारखानों में मध्य प्रदेश को नया आयाम दिया है। वर्तमान प्रदेश में हम कोयला उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में से एक है, इनफैक्ट 4th स्थान है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी तो नर्मदा नदी के दक्षिण व नर्मदा नदी के दक्षिण में व गोदावरी नदी के उत्तर में फैला यह क्षेत्र जो पूर्व से पश्चिम तक फैला है सतपुड़ा क्षेत्र कहलाता है। पूर्व में इसकी सीमा मैकाल पठार से बनती है। यह श्रेणी नर्मदा एवं गोदावरी के मध्य जल विभाजक का काम करती है। यह श्रेणी 21 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 74 डिग्री 30 मिनट से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसके अंतर्गत बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी एवं बुरहानपुर जिलों के अधिकतर भाग आते हैं। यह पठार 3 भागों में वर्गीकृत है। पहला है पश्चिमी सतपुड़ा क्षेत्र, तो इसे राजपीपला की श्रेणी भी कहा जाता है। यह पश्चिमी मध्य प्रदेश का गुजरात से लेकर बुरहानपुर दर्रे तक फैली संकरी टेढ़ी मेढ़ी श्रेणी है। यहाँ दक्कन टाइप के निक्षेप मिलते हैं। दूसरा है पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, बुरहानपुर दर्रे से पूर्व की ओर सतपुड़ा श्रेणी, ग्वालीगढ़ की श्रेणियां, बैतूल व छिंदवाड़ा का पठार व महादेव पठार आते हैं। सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ है 1352 मीटर, महादेव पर्वत के अंतर्गत ही आती है। मैकाल पठार व श्रेणी सतपुड़ा का पूर्वी भाग मैकाल पठार कहलाता है। यह भाग अधिक चौड़ा है तथा उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्वी सीमा में अचंदाकार है। यह ऊंची श्रेणी विभिन्न दिशाओं में बहने वाली नदियों का उद्गम स्थल भी है। दक्कन ट्रैप से बने इस पठार का पृष्ठभाग लेटराइट की मोटी एवं छिद्रयुक्त परत से बना है, जो जल को एकत्रित करती है। यही कारण है कि कुछ दूर बहने के बाद ही नदियों में पर्याप्त जल आ जाता है। नर्मदा, जोहिला एवं सोन नदी इसी मैकाल श्रेणी के अमरकंटक से उद्गमित होती हैं। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा श्रेणी का यह भाग अपने अंदर विविधता को निहित किए हुए है। नर्मदा एवं गोदावरी नदी के मध्य का यह भाग अपने प्राकृतिक सौंदर्य, पहाड़ियों एवं कोयला उत्पादक क्षेत्र को लिए हुए है। भारत में भी अनुसूचित जनजाति भौगोलिक क्षेत्र, भारत का केंद्रीय क्षेत्र जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में भील जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत, तो पहला है विंध्याचल पर्वत, दूसरा सतपुड़ा पर्वत, तीसरा है अरावली पर्वत, चौथा है अमरकंटक पर्वत, फिर महादेव या मैकाल श्रेणी। तो मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ जलवायु मानसूनी प्रकार की है तथा देश में पर्वत एवं पहाड़ियों का महत्व बढ़ जाता है। प्रमुख पर्वत, तो पहला है विंध्याचल पर्वत। तो हिमालय से भी प्राचीन यह पर्वत नर्मदा नदी के उत्तर में पूर्व पश्चिम में फैला हुआ है। यह पर्वत क्वार्टजाइट और लाल बालू की अधिकता लिए हुए है। इसकी सामान्य ऊंचाई 450 से 600 मीटर तक है, लेकिन कहीं कहीं पर यह 914 मीटर तक भी ऊंचा है। उत्तर में मालवा का पठार, इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। इसका पूर्वी क्षेत्र भांडेर पर्वत के नाम से जाना जाता है। नर्मदा, केन, सोन, बेतवा आदि नदियां यहीं से होकर निकलती हैं। फिर सतपुड़ा पर्वत है। नर्मदा के दक्षिण में विंध्याचल के समानांतर श्रेणी है ये। इसका विस्तार पूर्व में राजपीपला की पहाड़ियों से लेकर पश्चिम घाट तक है। यह 700 से 1350 मीटर तक ऊंचा है। इसकी प्रमुख चोटी धूपगढ़ है, जो पचमढ़ी का सर्वाधिक ऊंचा स्थान माना जाता है, जो ग्रेनाइट व नीस की चट्टानों से बना हुआ। फिर अरावली पर्वत है। तो मालवा के उत्तर पश्चिम पठार क्षेत्र में स्थित इस पर्वत की ऊंचाई 300 से 914 मीटर तक है, परंतु आबू के पास शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसका विस्तार राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है 1722 मीटर। अमरकंटक पर्वत, तो यह श्रेणी मध्य प्रदेश से प्रारंभ होकर पूर्व में छत्तीसगढ़ होते हुए छोटा नागपुर के पठार तक विस्तृत है। यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। मैकाल श्रेणी में स्थित अमरकंटक 1036 मीटर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इस पर्वत से नर्मदा, सोन, जोहिला एवं महानदी निकलती हैं। फिर महादेव एवं मैकाल श्रेणियां, तो राज्य के दक्षिण भाग में स्थित सतपुड़ा पर्वत में स्थित महादेव एवं मैकाल श्रेणियां महत्वपूर्ण है, जो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के नाम से जानी जाती है। महादेव श्रेणी में धूपगढ़ 1352 मीटर तथा मैकाल श्रेणी का अमरकंटक 1036 मीटर सर्वोच्च स्थान है। पर्वत व श्रेणियां मानसून के लिए उत्तम दशा पैदा करती हैं, अतः मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में से पर्वत श्रृंखलाएं मानसूनी हवाओं को रोककर यहीं वर्षा करने हेतु बाध्य करती हैं, जो कि मध्य प्रदेश की स्थिति को महत्वपूर्ण बनाते हैं। मृदा अपर्दन,
तो जब मिट्टी की ऊपरी सतह के छोटे छोटे कण तेज पानी या वायु द्वारा बहा दिए जाते हैं तो नीचे सिर्फ कंकरीली पथरीली मिट्टी ही शेष रह जाती है। यही स्थिति मृदा अपरदन कहलाती है, सॉइल इरोजन कहलाती है। इस प्रक्रिया में मिट्टी से पोषक तत्व एवं ह्यूमस की कमी हो जाती है, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति जो है तो घट जाती है। मृदा अपरदन मुख्य रूप से दो कारणों से संभव है, पहला वायु और दूसरा जल। तो वायु से शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में तेज हवाओं के कारण मृदा के ऊपरी पोषक तत्व उड़ जाते हैं, जिससे मृदा कम उपजाऊ रह जाती है। इस प्रकार का अपरदन राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्रों में पाया जाता है। जल से तो मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु संपूर्ण देश में जल से मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। तेज बारिश एवं ढलान होने की वजह से सतह की मिट्टी पानी के साथ बह जाती है, जो मृदा अपरदन का सबसे बड़ा कारण है। अन्य कारणों में अनियंत्रित पशुचारण से मृदा अपरदन, नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ से, तीसरा है वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण, चौथा है झूम की खेती के कारण, पांचवा है अवनालिका अपरदन से क्षेत्र विशेष की भूमि बिहार में परिवर्तित हो रही। अब रोकथाम के उपाय क्या हो सकते हैं? पहला, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाना एवं वृक्षारोपण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। फिर दूसरा है चारागाह सुनिश्चित कर अनियंत्रित चराई पर रोक लगाना। तीसरा है झूम खेती पर प्रतिबंध लगाना। चौथा है बांध बनाकर बाढ़ का पानी नियंत्रित करना। पांचवा है अवनालिका अपरदन पर रोक लगाना एवं भूमि को समतल कर वृक्षारोपण कार्यक्रम को बढ़ावा देना। और छठवां है कृषि में फसल चक्रण व्यवस्था अपनाना। राज्य खनिज नीति 2010, राज्य खनिज नीति 2010। तो राज्य स्तर पर खनिजों के समुचित दोहन को सरल एवं सहज बनाने हेतु वर्ष 1996 के प्रावधानों में बदलाव करके वर्ष 2010 में नवीन खनिज नीति घोषित की गई है, जिसके प्रावधान इस प्रकार हैं। पहला, खनिज विकास निधि का गठन किया जाएगा। दूसरा, खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन को रोकथाम के लिए विभिन्न विभागों से समन्वय किया जाएगा। तीसरा है खनिजों के परिवहन के लिए ई परमिट जारी किया जाएगा। चौथा, बहुमूल्य धातुओं की खोज को प्राथमिकता दी जाएगी। पांचवा, अवैध उत्खनन और परिवहन की रोकथाम के लिए नियमों को कठोर बनाया जाएगा। छठवां, नवीन खोजों एवं भंडारों के आकलन कर खोजों में निजी क्षेत्र की सहभागिता बढ़ाई जाएगी। सातवां, खनिज रियायत आवेदन पत्रों की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सरल बनाना जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम 19 जनवरी 1962 को बनता है। तो 1962 से ही खनिज उत्पादन की दिशा में सुधार कार्य प्रारंभ हो गए थे। इसके बाद विभिन्न संशोधनों 1972, 1986, 1999 के द्वारा इस अधिनियम के नियमों में समय समय पर बदलाव आते चले गए। गहन वन, तो डेंस फॉरेस्ट क्या होते हैं? डेंस फॉरेस्ट तो अर्धसघन वन उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां कुल भूमि पर 70% से अधिक वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में वन संपदा, तो वन संपदा की दृष्टि से मध्य प्रदेश संपन्न राज्य है। यहाँ वनों को 5 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। पहला, प्रादेशिक आधार पर, दूसरा जलवायु के आधार पर, तीसरा प्रजाति के आधार पर, चौथा शासकीय आधार पर और पांचवा वन विभाग के आधार पर। तो पहला है प्रादेशिक आधार पर। तो प्रदेश में वनों के विभाजन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, विंध्यन कैमूर क्षेत्र, तो उत्तरी मध्य प्रदेश में स्थित यह वन पेटी सागर, दमोह जिलों में विस्तृत है। यहाँ विरल वन पाए जाते हैं। मुरैना शिवपुरी क्षेत्र, तो इस पेटी के अंतर्गत मुरैना एवं शिवपुरी का भाग आता है। यहाँ मुख्यतः कटीले वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं। फिर तीसरा है नर्मदा का दक्षिण क्षेत्र, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के वन क्षेत्र व बघेलखंड के पठार के वन इस पेटी के अंतर्गत आते हैं। यह पेटी प्रदेश के पूर्व में ज्यादा चौड़ी एवं पश्चिम में सकरी होती चली जाती है। दूसरा है भौगोलिक या जलवायु के आधार पर, तो मध्य प्रदेश में मानसूनी जलवायु है, अतः यहाँ सामान्यतः उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वन जबलपुर, सागर, बैतूल, पन्ना, छतरपुर आदि जिलों में पाए जाते हैं। इन वनों में इमारती लकड़ी के साथ सागौन, पीपल, शीशम आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। फिर है उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, तो 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले इन वनों में सागौन, साल, बांस, महुआ, जामुन आदि प्रमुख है। ये वन 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल में ये वन मिलते हैं। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले यह वन जिनकी ऊंचाई 8 से 20 सेंटीमीटर तक होती है। फिर श्योरपुर, मंदसौर, ग्वालियर, निमाड़ आदि जिलों में पाए जाते हैं। इन वनों में हर्रा, बबूल, शीशम, सागौन, पलास, तेंदु आदि वृक्ष पाए जाते हैं। फिर प्रजाति के आधार पर वन, तो मध्य प्रदेश में वनों की प्रजाति के आधार पर उनका वर्गीकरण 3 प्रकार से मिलता है। पहला है साल प्रजाति के, तो 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, जिनमें बालाघाट, सीधी एवं शहडोल जिले प्रमुख हैं, पाए जाते हैं इस प्रकार के वन।
साल की लकड़ी इमारती लकड़ी के रूप में, रेलवे स्लीपर बनाने के रूप में काम आती है। लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र है ये। फिर सागौन प्रजाति, तो होशंगाबाद, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा, मंडला जिलों में पाए जाने वाले ये वन काली मिट्टी के क्षेत्र में विस्तृत हैं। इनके लिए वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर तक होती है। मिश्रित प्रजाति, इनमें मुख्यतः महुआ, धावड़ा, बांस, पलास, बबूल, हर्रा आदि प्रमुख है। मिश्रित प्रजाति के वनों में डेड्रोकेलम स्ट्रिक्स प्रकार का बांस पाया जाता है। ये वन बालाघाट, होशंगाबाद, उमरिया, निमाड़, सीधी आदि जिलों में पाए जाते हैं। शासकीय आधार पर वन तो 3 भागों में विभक्त हैं। पहला आरक्षित वन यानी रिजर्व फॉरेस्ट, तो इसके प्रबंधन एवं विकास की निश्चित योजनाएं होती हैं। लकड़ी काटना एवं पशुचारण प्रतिबंधित होता है। राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग 65.36% आरक्षित वन है। खंडवा वनवृत्त और छतरपुर वनवृत्त ये महत्वपूर्ण है। संरक्षित वन, कंजर्व फॉरेस्ट, राज्य के कुल 32.84% क्षेत्र में फैले इन वनों में प्रबंधन एवं विस्तार की कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं होती। यह स्थानीय जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु होते हैं एवं प्रतिबंध के नाम पर सिर्फ इन वनों को नष्ट नहीं किया जा सकता। खंडवा वनवृत्त और छतरपुर वनवृत्त महत्वपूर्ण है। फिर अवर्गीकृत वन, तो आरक्षित व संरक्षित श्रेणी में न आने वाले वन अवर्गीकृत वन होते हैं। इनमें इच्छानुसार वन काटे जा सकते हैं एवं पशुचारण क्षमता भी होती है। प्रदेश में कुल 1.80% अवर्गीकृत वन है। 5वां है वन विभाग के आधार पर प्रशासन के नियंत्रण को मध्यानुसार रखते हुए इन वनों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। पहला राजकीय वन, पूर्ण रूप से शासकीय नियंत्रण में। निगम निकाय वन, शासकीय परिषदों एवं नगर पालिकाओं के अधिक वन क्षेत्र। फिर नेक्स्ट है निजी वन, तो निजी स्वामित्व के वे वन जिन पर व्यक्तिगत लोगों का अधिकार हो। यद्यपि प्रदेश में वन क्षेत्रों के फैलाव में एक रूपता नहीं है, मगर एक प्राकृतिक संतुलन बनाने के लिए आवश्यक है। वहीं वन सुरक्षा तथा जीवन रक्षक औषधियों के निर्माण में भी सहायक होते हैं। इस संदर्भ में वनों का महत्व बढ़ जाता है और सौभाग्य से मध्य प्रदेश वनों की स्थिति में देश में अव्वल है। नवीन राज्य वन नीति 2005 में पूर्व की राज्य वन नीति 1952 से महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या क्या हुए हैं देखते हैं। तो वन नीति जो 1952 में आई थी और वन नीति 2005, तो इसमें पहला है कि वानिकी को मुख्यतः व्यापारिक गतिविधि मानकर अधिकतम राजस्व प्राप्ति को प्राथमिकता दी गई थी। राजस्व प्राप्ति को गौण मानते हुए वनों के संवहनी विदोहन, पर्यावरण संरक्षण एवं वनाश्रित समुदायों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करके तथा उनको सतत रोजगार उपलब्ध कराकर उनकी आय को बढ़ाने की प्राथमिकता इसमें दी गई थी। स्थानीय समुदायों की वन प्रबंधन में भागीदारी नहीं, संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से स्थानीय समुदायों के वन प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी होगी। तीसरा है इमारती लकड़ी के उत्पादन को प्राथमिकता, बांस, चारे, लघु वनोपज तथा औषधि प्रजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन का पर्याप्त महत्व। फिर नेक्स्ट है वनों का विदोहन मुख्यतः ठेकेदारों के माध्यम से, वनों का विदोहन ग्राम नौ समितियों, सहकारी समितियों तथा विभागीय माध्यम से। नेक्स्ट है वनों पर आधारित उद्योगों को रियायती दर पर वनोपज प्रदान करना, उद्योगों को रियायती समाप्त उद्योगों द्वारा आवश्यक वनोपज का उत्पादन तथा यथासंभव स्वयं करना होगा। छठवां है वन ग्रामों की स्थापना एवं उनका समुचित विकास, वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने की पहल 2005 वाली नीति में की गई है। फिर इसमें चराई की दरों के आधार पर चराई का विनियमन, इसमें क्या है कि धारण क्षमता के अनुरूप चराई का प्रबंधन, स्टॉल फीडिंग को प्रोत्साहन, अंतर विभागीय कार्यक्रमों के माध्यम से पशुधन प्रबंधन का प्रयास। इसमें है कि वन भूमि पर खाद्य एवं कृषि फसलों की खेती की अनुमति, वन भूमि में गैर वानिकी उपयोग पर कड़ा प्रतिबंध। नेक्स्ट है वानिकी प्रबंधन परंपरागत विधियों के माध्यम से, वानिकी प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी जैसी अद्यतन तकनीकों का प्रयोग। नेक्स्ट है वन्य प्राणियों के शिकार की सीमित अनुमति, वन्य प्राणियों का शिकार पूर्णतः प्रतिबंधित, वन कर्मियों को मूलभूत सुविधाएं एवं उनके कल्याण संबंधी कोई प्रावधान नहीं। वन कर्मियों विशेषकर सुदूर एवं दुर्गम स्थानों पर पदस्थ कार्यपालिका वन कर्मियों एवं उनके परिजनों की मूलभूत आवश्यकताओं तथा मानव संसाधन विकास को पर्याप्त महत्व। वनों से संबंधित समस्याएं, पहला है प्रदेश में वनों की प्रमुख समस्या सूखा पड़ना है। दूसरा सागौन और साल के वृक्षों को कीट रहित रखना एक चुनौती बना हुआ है। तीसरा वन एवं वनोपज की देख रेख में लापरवाही एवं विवरण का एक प्रमुख समस्या है। फिर उत्पादन के विवरण तथा यातायात की समुचित व्यवस्था न होना। नेक्स्ट है अवैध पशुचारण, वनों की कटाई एवं जनजातियों द्वारा स्थानांतरित कृषि आदि द्वारा वनों को नुकसान पहुंचाना भी बहुत बड़ी समस्या है। वनों में लगने वाली आग
की समस्या है। वन संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु सहभागिता एवं जन शिक्षा की कमी निवारण। पहला है वन न्यायाधिकरण का गठन किया जाए। दूसरा, वन संरक्षण के लिए मजबूत सूचना तंत्र का विकास हो। तीसरा, कम वन वाले जिलों में वनों का विकास किया जाए। चौथा, वनों के माध्यम से रोजगार के साधन, पर्यटन को बढ़ावा, आदिवासी एवं किसानों को वनों से अधिक लाभ देने के प्रावधान किए जाए। नेक्स्ट है, निजी क्षेत्र की सहभागिता बढ़ाई जाए। नेक्स्ट, वन संरक्षण एवं विकास के केंद्र व राज्य को समन्वित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। नेक्स्ट, वन कानूनों का वर्तमान परिदृश्य में मूल्यांकन कर वन कानूनों में सुधार करना चाहिए। आठवां है, वन कानूनों को कठोरता से लागू किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान तो वन जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 35 के अनुसार राज्य सरकार को जब कभी भी यह अनुभव हो कि कोई क्षेत्र, चाहे वह अभयारण्य हो या नहीं, क्षेत्रीय पशु वर्ग या वनस्पति संबंधी या जंतु विज्ञान संघ संबंधी महत्व के कारण पशु के या वनस्पति के संरक्षण या विकास के लिए उसका राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठन किया जाना आवश्यक हो तो अधिसूचना द्वारा उस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है। इन उद्यानों में न ही वन्य प्राणियों को नुकसान पहुंचाने, उनके प्राकृतिक आवास को नष्ट करने व बाहरी पशुओं को आने की इजाजत दी जा सकती है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान तो पहला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। मंडला जिले में स्थित यह उद्यान सर्वप्रथम 1933 में अभय वन के रूप में आया। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इसे 1952 में अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया गया एवं 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। इस प्रकार यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। 1974 में सर्वप्रथम इसी उद्यान से मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह वन मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है। हालो घाटी एवं मंजर घाटी इसी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। अमेरिका की नेशनल पार्क सर्विस के सहयोग से यहाँ पार्क इंटरप्रिटेशन योजना लागू की गई है। 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस राष्ट्रीय उद्यान में शेर, चीता, बारहसिंघा, नीलगाय, हिरण, कृष्णमृग आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। यहाँ ब्रिडरी प्रजाति का बारहसिंघा का संरक्षण किया जा रहा है। इस उद्यान में भ्रमण हेतु जनवरी से जून तक का समय उपयुक्त है। यह उद्यान जुलाई से नवंबर तक बंद रहता है। फिर दूसरा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो शेरों की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक घनत्व वाला यह उद्यान उमरिया जिले में स्थित है। 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस उद्यान में लगभग प्रति 8 किलोमीटर पर एक शेर पाया जाता है। 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया तथा 1993 में यह उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। वन्य जीवों में नीलगाय, शेर, तेंदुआ, सांभर, चिंकारा, भालू आदि प्रमुख है। पंच राष्ट्रीय उद्यान तो यह उद्यान मध्य प्रदेश के सिवनी एवं छिंदवाड़ा जिलों में फैला है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के लगभग 350 वर्ग किलोमीटर में है। 1977 में बने इस उद्यान का वर्तमान नाम इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें मोगली लैंड का विकास किया गया है। वन्य जीवों में बाघ, चीतल, तेंदुआ, सांभर, गौर आदि प्रमुख है। माधव राष्ट्रीय उद्यान तो 375 वर्ग किलोमीटर में फैला यह राष्ट्रीय उद्यान 1955 में शिवपुरी जिले में स्थापित किया गया। मुंबई आगरा राजमार्ग पर स्थित इस उद्यान में जॉर्ज कैसल नामक महल भी स्थित है। वन्य जीवों में यहाँ शेर, चीतल, हिरण, सांभर, नीलगाय, चीतल, चिंकारा तथा जंगली सुअर प्रमुख है। नेक्स्ट है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो 1981 में स्थापित यह उद्यान 542 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह एक रेप्टाइल पार्क है, अर्थात रेंगने वाले जीव यहाँ पाए जाते हैं। अन्य वन्य जीवों में तेंदुआ, सांभर, चीतल आदि पाए जाते हैं। फिर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो 524 वर्ग किलोमीटर में फैला यह राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले में 1981 में बनाया गया। वन्य जीवों में यहाँ बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीता, गौर आदि पाए जाते हैं। संजय राष्ट्रीय उद्यान तो इस उद्यान के अंतर्गत सीधी एवं सरगुजा वर्तमान में छत्तीसगढ़ जिले शामिल है। मध्य प्रदेश में यह केवल सीधी जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 466 वर्ग किलोमीटर है। यह उद्यान 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसका पूर्व नाम डुबरी अभयारण्य था। वन्य जीवों में बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर प्रमुख है। फिर नेक्स्ट है वन विहार भोपाल। तो भोपाल से 7 किलोमीटर दूर इस उद्यान की स्थापना 1979 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल 4.45 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश के लगभग सभी वन्य जीव यहाँ मौजूद हैं। फिर जीवाश्म या फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान तो घुघुआ गांव जिला डिंडोरी में स्थित यह उद्यान। तो यह उद्यान दोस्तों 1983 में स्थापित किया गया था, जो वन्य जीव जीवाश्म के लिए विख्यात है। इसका क्षेत्रफल लगभग 0.27 वर्ग किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। फिर नेक्स्ट है ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। 2004 में खंडवा जिले में स्थापित यह उद्यान इंदिरा सागर बांध से विस्थापित टाइगर, पिंथर, नीलगाय, सांभर, चीतल एवं चिंगारा आदि के संरक्षण हेतु बनाया गया था। यहाँ विभिन्न पक्षियों को आकर्षित करने हेतु टापुओं का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये निर्माणाधीन है। नेक्स्ट है कोनोपालपुर। 2018
राष्ट्रीय उद्यान बना है मुरैना में। 345 वर्ग किलोमीटर में फैला यह अभ्यारण्य 1981 में बनाया गया था। यहाँ शेर, तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय, चिंकारा आदि प्रमुख हैं। अभ्यारण्य तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974 की धारा 18 के अनुसार वन जीवों के विकास के लिए उनके अनुकूल वातावरण में पेड़ पौधे वाले क्षेत्रों को राज्य सरकार चाहे तो अभ्यारण्य घोषित कर सकती है। इन अभ्यारण्यों में नियम ज्यादा सख्त नहीं होते हैं। मध्य प्रदेश में वन्य प्राणियों की गिरती स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से कई अभ्यारण्यों की स्थापना की गई है, जिनमें प्रमुख है। पहला है क्योंनी, तो 122.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस अभ्यारण्य को 1955 में देवास जिले में स्थापित किया गया था। वन्य जीवों में तेंदुआ, सांभर, चीतल, नीलगाय, हिरण आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट है बोरी अभ्यारण्य, तो 1518 वर्ग किलोमीटर में यह अभ्यारण्य होशंगाबाद में 1977 में बनाया गया था। शेर, तेंदुआ, सांभर, चीतल, हिरणी, जंगली सुअर प्रमुख वन्य जीव है। पचमढ़ी अभ्यारण्य तो 1977 में स्थापित यह अभ्यारण्य 461.85 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ शेर, सांभर, चीतल, चिंकारा आदि पाए जाते हैं। रातापानी तो 823.84 वर्ग किलोमीटर में फैला यह अभ्यारण्य 1976 में बनाया गया था। यहाँ शेर, नीलगाय, तेंदुआ आदि पाए जाते हैं। फिर नौरादेही क्षेत्रफल की दृष्टि से यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, 1197 वर्ग किलोमीटर, जो सागर जिले में बनाया गया है। यहाँ शेर, तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली कुत्ता आदि प्रमुख जानवर हैं। राष्ट्रीय चंबल तो अभ्यारण्य तो ये 435 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे 1978 में मुरैना जिले में बनाया गया था। वन्य जीवों में घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ तथा डॉल्फिन पाए जाते हैं। यह अभ्यारण्य घड़ियाल संरक्षण हेतु बनाया गया है। केन तो छतरपुर एवं पन्ना जिलों में स्थित है और इसका जो क्षेत्रफल है 45 वर्ग किलोमीटर है और इसे 1981 में बनाया गया था घड़ियाल एवं मगरमच्छ के संरक्षण के लिए। सोन तो 41 वर्ग किलोमीटर में फैला यह अभ्यारण्य 1981 में बनाया गया था। कहाँ? सीधी और शहडोल में। फिर वन्य जीवों में घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ, प्रवासी पक्षी प्रमुख हैं। करेरा तो 1981 में स्थापित इस अभ्यारण्य का 202.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ सांभर, चीतल, नीलगाय, सुनहरी चिड़िया प्रमुख है। घाटी गांव तो ग्वालियर में स्थित अभ्यारण्य 511 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो 1981 में बनाया गया था। यहाँ चिंकारा, नीलगाय, सांभर, चीतल एवं सुनहरी चिड़िया प्रमुख वन्य जीव। सरदारपुर 1983 में धार में स्थापित इस अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 348.12 वर्ग किलोमीटर है। यह खरमोर पक्षी के संरक्षण हेतु बनाया गया है। चिड़िया प्लस फूल। तो नेक्स्ट है सैलाना। 1980 में रतलाम में स्थापित इस अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 12.96 वर्ग किलोमीटर है। यह खरमोर पक्षी के संरक्षण हेतु बनाया गया। नेक्स्ट रालम मंडल तो 1989 में इंदौर में स्थापित इस अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 2.34 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, गौर, भालू आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य तो राजगढ़ में 59.19 वर्ग किलोमीटर में फैला यह अभ्यारण्य 1947 में बनाया गया था। जंगली सुअर, मोर, चीतल, सांभर, तेंदुआ यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गांधी सागर तो मंदसौर के 368.62 वर्ग किलोमीटर में फैला यह अभ्यारण्य 1974 में बना था। जल पक्षी, नीलगाय, चिंकारा, तेंदुआ, चीतल यहाँ पाए जाते हैं। डुबरी संजय अभ्यारण्य तो सीधी जिले में स्थित यह अभ्यारण्य 1975 में बनाया गया था। क्षेत्रफल 364.59 वर्ग किलोमीटर है। शेर, चीतल, सांभर, नीलगाय पाए जाते हैं। सिंघोरी तो रायसेन में 287.91 वर्ग किलोमीटर में फैला यह अभ्यारण्य 1976 में बनाया गया था। शेर, तेंदुआ, सांभर, चीता यहाँ पाए जाते हैं। फिर पेंच तो 1977 में बना यह अभ्यारण्य सिवनी जिले में 292.85 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। शेर, तेंदुआ, सांभर, चीता यहाँ पाए जाते हैं। बगदरा तो सीधी में 478 वर्ग किलोमीटर में फैला यह अभ्यारण्य 1978 में बना। तेंदुआ, सांभर, चीतल, नीलगाय पाए जाते हैं। फेन मिनीकोर तो मंडला जिले में 110.74 वर्ग किलोमीटर में फैला अभ्यारण्य 1983 में बना। शेर, तेंदुआ, सांभर, चीतल यहाँ पाए जाते हैं। फिर पनपठा तो 1983 में बना यह उद्यान शहडोल जिले के 245.84 वर्ग किलोमीटर में फैला है। शेर, तेंदुआ, नीलगाय, चौसिंघा, हिरण यहाँ पाए जाते हैं। गंगाऊ तो ये ग्वालियर में है, 18.41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है और 1975 में इसको स्थापित किया गया था। बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल पाए जाते हैं। ओरछा तो 1974 में टीकमगढ़ के 44.96 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जंगली सुअर, चिंकारा, चीतल, नीलगाय पाए जाते हैं। बिरंगना
दुर्गाबाई तो दमोह जिले के 23.97 वर्ग किलोमीटर में फैला यह अभ्यारण्य 1997 में बनाया गया था। सांभर, नीलगाय, कृष्णमृग, चीतल यहाँ पाए जाते हैं। इन 25 अभ्यारण्यों के अतिरिक्त अन्य प्रस्तावित अभ्यारण्य निम्न है। पहला है कट्ठीवाड़ा मयूर अभ्यारण्य अलीराजपुर, कालीभीत अभ्यारण्य बैतूल, सुरमेनिया अभ्यारण्य ये खंडवा में है, मानधाता अभ्यारण्य खंडवा में। सिंह पुनर्वास कार्यक्रम तो देश में विलुप्त प्राय एशियाई सिंहों की प्रजाति के संरक्षण के लिए एशियाई सिंहों के पुनर्वास हेतु केंद्र सरकार की पहल पर राज्य सरकार ने पालपुर कोनो अभ्यारण्य श्योरपुर का चयन किया एवं एशियाई सिंह पुनर्वास कार्यक्रम का प्रारंभ किया। मध्य प्रदेश की जनसंख्या नीति सन 2000। भारत सरकार के समान मध्य प्रदेश ने भी राज्य स्तर पर जनसंख्या नीति घोषित की। राज्य सरकार ने हमारे दो को सार्थक बनाने तथा जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने हेतु हतोत्साहन एवं कुछ प्रोत्साहन इस नीति में शामिल किए गए हैं। राज्य की जनसंख्या नीति 2000 में किए गए प्रावधान तो पहला 11 मई को जनसंख्या स्थायीकरण दिवस मनाया जाएगा। दूसरा, जनसंख्या स्थायित्व में सहयोग हेतु विभिन्न प्रकार के पुरस्कार देने की व्यवस्था की जाएगी। तीसरा, 11 मई सन 2000 के बाद राज्य का व्यक्ति जब न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह करता है तो वह शासकीय नौकरी के अयोग्य होगा। 2 या अधिक संतान होने पर शासन से भूखंड कर्ज प्राप्त नहीं कर पाएगा। साथ ही मंडी, शासकीय संस्थाओं, स्थानीय संस्थाओं के चुनाव नहीं लड़ पाएगा। केंद्र सरकार ने आगे चलकर स्थानीय संस्थाओं में चुनाव लड़ने के प्रावधान को हटा लिया। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2001 के बाद 2 से अधिक संतान जन्म होने पर व्यक्ति को शासकीय नौकरी नहीं मिल सकेगी। यह कोई पहले से शासकीय कर्मचारी है तो इस तिथि के बाद 2 से अधिक संतान होने पर सेवा से हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट, जनसंख्या नीति के बेहतर क्रियान्वयन करने वाले संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य की जनसंख्या नीति से जनसंख्या वृद्धि पर आंशिक रूप से अंकुश लगा है परंतु पूर्णतः सफलता राज्य को नहीं मिली है, अतः कुछ और विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता है। देश का प्रथम परमाणु ताप ग्रह और उत्पादन तो तारापुर महाराष्ट्र में संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से वर्ष 1969 में स्थापित किया गया तथा इसका उत्पादन कार्य 1972 से प्रारंभ हुआ। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग तो पहला है सीमेंट उद्योग। मध्य प्रदेश में चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कि सीमेंट उद्योग के लिए अनुकूल दशाएं निर्मित करता है। मध्य प्रदेश में प्रमुख सीमेंट उद्योग निम्नलिखित हैं। पहला है बानमोर फैक्ट्री मुरैना। तो बानमोर फैक्ट्री मुरैना 1922 में मुरैना जिले में एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी के स्वामित्व में यह फैक्ट्री गठित की गई। यह कारखाना आर्द्र प्रौद्योगिकी विधि के द्वारा साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन करता है। कैमूर फैक्ट्री तो एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी यानी एसीसी कंपनी के स्वामित्व में 1923 में कटनी के समीप कैमूर में आर्द्र विधि से पोर्टलैंड एवं पोर्सलाना सीमेंट बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। यहाँ एस्बेस्टॉस एवं सीमेंट की चादरें बनाने का कारखाना भी स्थित है। सतना सीमेंट वर्क्स तो बिरला जूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा 1959 में पोर्टलैंड सीमेंट बनाने का कारखाना सतना में स्थापित किया गया। मेहर फैक्ट्री तो यह फैक्ट्री 1980-81 में सतना में जिले में स्थापित की गई। फिर नीमच फैक्ट्री तो ये भी 1980-81 में मंदसौर जिले में स्थापित की गई। सीमेंट आधारभूत उद्योग का प्रमुख साधन है। मध्य प्रदेश सीमेंट की दृष्टि से भारत के प्रमुख राज्यों में अव्वल है। वर्णधारित उद्योग पहला है कागज उद्योग तो 1948-49 में नेशनल न्यूज प्रिंटिंग एंड पेपर मिल नेपानगर और ओरिएंटल पेपर मिल शहडोल की स्थापना के बाद प्रदेश में कागज उद्योग को नई दिशा मिली। कागज उद्योग के अन्य क्षेत्रों में भोपाल, होशंगाबाद आदि प्रमुख हैं। यहाँ कागज का निर्माण बहुतायत में मिलता है। इंदौर जिले में महीन कागज बनाने का कारखाना स्थित है। नोट बनाने का कारखाना एवं न्यायालयीन यानी जुडिशियल जो पेपर होता है कागज मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बनाया जाता है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित अमलाई कागज कारखाना ओरिएंटल पेपर मिल बिड़ला समूह द्वारा स्थापित किया गया है और ये प्राइवेट सेक्टर का है। यहाँ 97% पुस्तक छपाई एवं लिखाई हेतु प्रयुक्त कागज बनता है। फिर बीड़ी उद्योग प्रदेश में तेंदुआ पत्ता प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह तेंदुआ पत्ता कई परिवारों के जीविकोपार्जन का साधन है। इस व्यवसाय में न केवल पुरुष बल्कि बूढ़ी महिलाएं एवं बच्चे भी शामिल हैं। इस उद्योग का मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण केंद्र जबलपुर है। तीसरा है लकड़ी चिराई उद्योग। तो प्रदेश में लकड़ी चीरने का उद्योग भी काफी प्रचलित है। यह उद्योग मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। यहाँ इमारती लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों को उपयुक्त आकार में चीरा जाता है जो भवन निर्माण आदि कार्य में प्रयोग किए जाते हैं। कत्था उद्योग तो खैर वृक्ष की लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना शिवपुरी तथा बानमोर मुरैना में स्थित है। मध्य प्रदेश में खैरवार
जनजाति के लोग इस उद्योग में संलग्न हैं। बांस उद्योग, बांस से संबंधित कार्य मध्य प्रदेश के बालाघाट एवं मंडला जिले में प्रमुख रूप से होता है। कागज की लुगदी निर्माण में शिल्प कला उद्योग में बांस का प्रयोग होता है। नीम, खली और जैव उर्वरक उद्योग, मध्य प्रदेश के निर्माण अंचल में नीम से तेल, खली और जैविक उर्वरक इत्यादि का प्रयोग प्रमुख रूप से होता है। खनिज आधारित उद्योग, तो मध्य प्रदेश खनिज संपदा से संपन्न राज्य है। खनिज आधारित उद्योगों के विकास को सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में खनिज आधारित प्रमुख उद्योग निम्नलिखित हैं। पहला है सीमेंट उद्योग, तो यह बुनियादी ढांचे से संबंधित उद्योग है। मध्य प्रदेश में चूना पत्थर की पर्याप्तता से इस उद्योग को महत्वपूर्ण बनाया गया है। फिर 1922 में मुरैना के बानमोर में स्थापित एसोसिएटेड ग्रुप ऑफ सीमेंट फैक्ट्री बनाई गई। कैमूर सीमेंट फैक्ट्री कटनी एवं अन्य सीमेंट फैक्ट्री के स्थानों में सतनाम छिंदवाड़ा प्रमुख है। चीनी मिट्टी उद्योग, तो चीनी मिट्टी एवं फायर क्ले की उपलब्धता के आधार पर मध्य प्रदेश में यह उद्योग स्थापित हुआ। ग्वालियर, जबलपुर एवं रतलाम में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। जबलपुर एवं कटनी में फायर क्ले से ईंटें बनाई जाती हैं। प्याले, तस्तरी एवं अचार पॉट जबलपुर में तथा चाय, दूध आदि के बर्तन ग्वालियर में बनाए जाते हैं। फिर मैग्नीज उद्योग, तो मध्य प्रदेश देश का प्रमुख मैग्नीज उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश का लगभग 50% मैग्नीज केवल बालाघाट एवं छिंदवाड़ा में पाया जाता है। यहीं पर मैग्नीज आधारित कारखाने स्थापित हैं। फिर भारत में मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक राज्य, तो पहला है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक राज्य उड़ीसा, तत्पश्चात मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला प्रमुख है। महाराष्ट्र आदि हैं। फिर लोहा तांबा उद्योग, तो भोपाल में स्थित बेल ब्रिटेन के संयोग से लोहे एवं तांबे का उपयोग कर बिजली के उपकरण बनाए जाते हैं। स्टील कास्टिंग और ढलाई का नेशनल स्टील प्लांट धार में स्थित है। मलाजखंड बालाघाट में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की इकाइयां स्थित हैं। जबलपुर, ग्वालियर एवं पश्चिम मध्य प्रदेश में भी लौह आधारित इकाइयां कार्यरत है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम उद्योग, तो एल्युमिनियम पाउडर तथा एल्युमिनियम से संबंधित उत्पाद मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुर में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है उर्वरक एवं रॉक फास्फेट, तो झाबुआ में रॉक फास्फेट भारी मात्रा में पाया जाता है। यहीं पर रॉक फास्फेट का कारखाना स्थित है। गुना एवं धर्मपुरी में उर्वरक बनाने का कारखाना स्थित है। गुना में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का कारखाना स्थित है। हीरा उद्योग, तो हीरा परिष्करण कारखाना पीथमपुर में स्थित है। विजय कुमार मित्तल कारखाना मध्य प्रदेश में पन्ना की हिनौता एवं सतना की मझगांव खानों में हीरा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग, मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्रों के अंतर्गत लगभग 70% जनसंख्या आती है। यहाँ रबी एवं खरीफ की फसल के अलावा व्यापारिक एवं नगदी फसलों की कृषि भी होती है। अतः मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जो निम्न है, पहला है चीनी उद्योग, तो गन्ना प्रदेश की प्रमुख नगदी फसल है। गन्ना अनुसंधान केंद्र नरसिंहपुर में स्थापित किया गया है। प्रदेश में अनेक निजी एवं सहकारी शुगर मिलें हैं। इनमें भोपाल शुगर मिल सीहोर में, डबरा शुगर मिल इंदौर में, जीवाजी शुगर मिल जावरा रतलाम में और बरलई शुगर मिल इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट है सूती कपड़ा उद्योग, तो महाराष्ट्र एवं गुजरात के बाद मध्य प्रदेश इस क्षेत्र में तीसरे स्थान पर है। छोटे बड़े कारखाने मिलाकर कुल लगभग 513 कारखाने स्थित हैं। इंदौर, देवास, उज्जैन, ग्वालियर में सूती कपड़ा निर्माण कारखाने प्रमुख रूप से स्थापित किए गए हैं। तीसरा है कृत्रिम रेशे से कपड़े बनाने का उद्योग, तो यह मुख्यतः निजी क्षेत्र का उद्योग है जो कि नागदा, उज्जैन में स्थित है। वनस्पति घी, तो विदिशा के गंजबा सौदा में, जबलपुर, खंडवा एवं इंदौर में लगभग 10 बड़े उद्योग स्थित हैं। रेशम उद्योग, प्राकृतिक रेशम को बढ़ावा देने के लिए 1984 में रेशम संचालनालय की स्थापना की गई। सहतूती रेशम खेती का प्रमुख केंद्र मंडला जिला है। फिर सोयाबीन तेल उद्योग, तो मध्य प्रदेश सोया स्टेट कहलाता है। अतः यहाँ तेल उत्पादन हेतु इंदौर, उज्जैन, बड़वाह, मंडीदीप में प्रमुख कारखाने स्थित है। चावल मिल, मध्य प्रदेश में बघेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः यह उद्योग केंद्रित है। दाल मिलें, इंदौर, उज्जैन, सागर, भोपाल आदि जिलों में दालों की निर्माण हेतु दाल मिलें स्थापित की गई हैं। तेल मिलें, तो मुरैना में सरसों के तेल का कारखाना स्थित है। मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक नीति, यूं तो प्रदेश के औद्योगिक विकास की प्रक्रिया 1961 में ही प्रारंभ हो गई थी, परंतु संतुलित औद्योगिकीकरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम दोहन का सिलसिला नवंबर 1972 में घोषित उद्योग नीति से प्रारंभ होता है। 1981 में एक नई उद्योग नीति की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य विकसित एवं पिछड़े जिलों के पुनर्वर्गीकरण से था। प्रदेश में औद्योगिकीकरण की गति को गति देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 1988 में नवीन औद्योगिक नीति घोषित की। इस नीति के अंतर्गत विकसित एवं पिछड़े जिलों को वर्गीकृत किया गया। प्रमुख उद्देश्य निम्न है। पहला, मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी प्रदेशों की श्रेणी में लाना। दूसरा, मानव एवं नैसर्गिक संसाधनों के तौर पर के और अधिक उपयोग से प्रदेश के औद्योगिक विकास में वृद्धि। तीसरा, महिलाओं में उद्यमिता के विकास को प्रोत्साहित करना। चौथा, संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करने हेतु उद्योग विहीन विकास खंडों में अतिरिक्त सुविधाएं देना।
नेक्स्ट है अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति तथा पिछड़े वर्गों में उद्यमिता विकास को प्रोत्साहित करना। फिर है औद्योगिक नीति 1991। सरकार ने जुलाई 1991 के बाद औद्योगिक नीति के तहत जो कदम उठाए हैं उनका उद्देश्य पिछली औद्योगिक नीतियों की उपलब्धियों को मजबूती प्रदान करना है और भारतीय उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाना है। इस नीति के अंतर्गत उद्योग की शक्ति और परिपक्वता की पहचान और उसके उच्च गति के विकास हेतु प्रतिस्पर्धात्मक रूप से प्रेरित किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा 24 जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति घोषित की गई। वर्तमान में सुरक्षा, सामरिक और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील निम्न 5 उद्योगों के लिए लाइसेंस अनिवार्य तथा बाकी उद्योगों को लाइसेंस मुक्त रखा गया है। पहला है जहां पर लाइसेंस अनिवार्य है, तो कुछ उद्योगों के लिए लाइसेंस व्यवस्था लागू कर बाकी सभी उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। अनिवार्य लाइसेंस वाले उद्योग, पहला एल्कोहल पेय पदार्थ का आवासन एवं मध्यकरण, दूसरा है तंबाकू निर्मित सिगरेट और विनिर्मित तंबाकू पदार्थ, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस और सभी प्रकार के रक्षा उपकरण, चौथा है डेटोनेटिंग बारूद, नाइट्रोसेलुलोज और दियासलाई सभी विस्फोट वाले उद्योग, पांचवा है खास तरह की खतरनाक रसायन, इसके लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। नेक्स्ट है विदेशी विनियोग। तो सरकार एक शक्ति संपन्न बोर्ड का गठन करेगी जो अंतरराष्ट्रीय फर्मों के साथ बातचीत करेगी ताकि कुछ चुने हुए देशों में प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग के प्रस्ताव स्वीकृत किए जा सके, FDI स्वीकार किया जा सके। फिर विदेशी तकनीक, तो उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में तकनीकी गति लाने के लिए संधियों को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। ऐसी संधियां जिनमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता न हो उन संधियों को भी जल्द ही स्वीकृति दी जाएगी। भारतीय कंपनियों को अपने विदेशी सहयोगियों के साथ वाणिज्यिक सूझबूझ के अनुसार तकनीकी हस्तांतरण की शर्तें तय करने की स्वतंत्रता होगी। विशेष आर्थिक क्षेत्र, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या है? वैश्वीकरण एवं उदार आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप देश विदेश में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार हुआ है। प्रदेश में आकर्षित हो रहे पूंजी निवेश के प्रस्तावों की प्रथम आवश्यकता विकसित अधोसंरचना की उपलब्धता है। SEZ वस्तुतः फॉरेन टेरिटरी के रूप में विकसित किए गए हैं एवं यहाँ स्थापित होने वाले उद्योग या सेवा व्यवसाय में नेट फॉरेक्स अर्निंग होने पर उन्हें विभिन्न करों से मुक्ति उपलब्ध होगी। प्रदेश में प्रस्तावित SEZ का विवरण अग्रानुसार है। तो SEZ का प्रकार, विकासकर्ता एजेंसी, प्रस्तावित स्थल और वर्तमान स्थिति। तो मल्टी प्रोडक्ट SEZ इंदौर, इसकी विकासकर्ता एजेंसी कौन है? औद्योगिक केंद्र विकास निगम इंदौर, प्रस्तावित कहाँ है? धार में है। प्रदेश का प्रथम ग्रीन फील्ड SEZ कार्यरत है। फिर क्रिस्टल IT पार्क औद्योगिक केंद्र विकास निगम इंदौर, औद्योगिक केंद्र विकास निगम इंदौर, और ये क्रिस्टल IT पार्क है कहाँ? इंदौर में। तो कहाँ पर प्रस्तावित है? इंदौर में। और बोर्ड ऑफ अप्रूवल वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार से ITS EZ हेतु अधिसूचित। फिर नेक्स्ट है मल्टी प्रोडक्ट SEZ ग्वालियर में है, तो औद्योगिक केंद्र विकास निगम ग्वालियर, फिर ग्वालियर में ही प्रस्तावित है। बोर्ड ऑफ अप्रूवल वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त की गई है। IT या ITS SEZ इंदौर, तो मेडिकेप्स लिमिटेड इंदौर, इसमें विकासकर्ता एजेंसी होगी। प्रस्तावित कहाँ? इंदौर में। बोर्ड ऑफ अप्रूवल वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। ITS SEZ इंदौर, तो पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड नई दिल्ली, इसके विकासकर्ता एजेंसी है। प्रस्तावित कहाँ है? इंदौर में। बोर्ड ऑफ अप्रूवल वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त। प्रोडक्ट स्पेसिफिक एल्युमिनियम SEZ सीधी, तो मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुंबई द्वारा इसका विकास किया जाएगा। प्रस्तावित कहाँ है? सीधी में। बोर्ड ऑफ अप्रूवल वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लघु एवं ग्रामीण उद्योग। मध्य प्रदेश की अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। यह लोग इन्हीं स्थानों पर लगभग रोजगारों के अवसरों की तलाश करते हैं। अतः शासन ने ऐसे वर्गों को ध्यान में रखते हुए लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास हेतु यथासंभव प्रयास किया है। इन उद्योगों की स्थापना एवं विकास हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं।
पानी, बिजली, जमीन आवंटित करने में छूट देना तथा कुछ विशेष उद्योगों को लघु स्तरीय उद्योगों के लिए आरक्षित भी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश कुटीर उद्योग। देश की जनता का बड़ा भाग कुटीर उद्योगों से अपनी जीविकोपार्जन कर रहा है। यहाँ प्रमुख कुटीर उद्योगों में चंदेरी की साड़ियां विश्व प्रसिद्ध हैं। जूट शिल्प का काम, शीशे, मोती, लाख, जेवर, हीरों को तराशना एवं उन पर पालिश करना तथा कपड़ों की छपाई प्रमुख रूप से कुटीर उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त क्षेत्र के प्रमुख उद्योग। मध्य प्रदेश हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ब्रिटेन के सहयोग से भोपाल में स्थित है। फिर मध्य प्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड गोसलपुर जिला जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश लैंप्स लिमिटेड ये बिरसा जिले में स्थित है। और मध्य प्रदेश ग्लाइकम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत मध्य प्रदेश के प्रमुख फूड प्रोसेसिंग पार्क पहला है बाबई पिपरिया होशंगाबाद में, मालनपुर भिंड में, निमरानी खरगोन जग्गा खेड़ी मंदसौर, बोरगांव छिंदवाड़ा में है और मनेरी मंडला में। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र मालनपुर भिंड में है, मनेरी मंडला में, मेघनगर झाबुआ में, पीलूखेड़ी राजगढ़, पुरैना पन्ना। विपत्ति और आपदा में क्या अंतर है? तो कैलेमिटी और डिजास्टर में क्या अंतर है? तो कैलेमिटी या विपत्ति ऐसी घटना या स्थिति है जिसके फलस्वरूप कष्ट, चिंता, हानि होती है या होने की संभावना होती है। डिजास्टर क्या है? आपदा क्या है? किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से होने वाली विनाशकारी घटना आपदा कहलाती है। विपत्ति कम लोगों को प्रभावित करती है, जैसे बिजनेस में नुकसान, परिवार में किसी व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाना, एक कैलेमिटी है। फिर आपदा बहुत सारे लोगों को प्रभावित करती है, व्यापक जनधन की हानि होती है, जैसे भूकंप, बाढ़ इत्यादि। आपदा तो आपदा का अर्थ अचानक होने वाली एक विध्वंसकारी घटना जिसमें व्यापक भौतिक क्षति होती है, जान माल का नुकसान होता है। इस प्रकार आपदा भीषण संकट का प्रतीक है। द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने अपनी तीसरी रिपोर्ट में आपदा के स्थान पर विपदा शब्द का प्रयोग किया है। आयोग के अनुसार आपदा वह स्थिति है जो मानवीय, भौतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक कार्यकरण को व्यापक रूप से प्रभावित करती है तथा सामान्य जीवनचर्या में भारी व्यवधान आ जाता है। यह उस विपदा को बताता है जो जान माल को भारी हानि की ओर इंगित करती है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में कहा गया है कि आपदा से तात्पर्य किसी क्षेत्र में हुए विध्वंस, अनिष्ट, विपत्ति या बहुत गंभीर घटना से है जो प्राकृतिक या मानवीय कारणों से या दुर्घटनावश या लापरवाही से घटित होती है, या मानव पीड़ित होता है, या संपत्ति को हानि पहुंचाती है, या पर्यावरण का भारी क्षरण होता है। यह घटना प्रायः प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की सामना करने की क्षमता से अधिक भयावह होती है। आपदा प्रबंधन एक जटिल, कठिन एवं सतत प्रक्रिया है। इसमें जोखिम विश्लेषण, चेतावनी एवं वैकल्पिक व्यवस्था, बचाव एवं राहत कार्य, बहुउद्देशीय निर्णयन, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण आदि बातों का समावेशन होता है। नेक्स्ट है आपदा के प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर आपदाओं को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल डिजास्टर, दूसरा है मानव जनित आपदाएं यानी ह्यूमन मेड डिजास्टर। तो नेचुरल डिजास्टर क्या है? मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों को प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। प्राकृतिक आपदाएं अपेक्षाकृत तीव्रता से घटित होती हैं, जिन पर मानव समाज का नियंत्रण नहीं के बराबर होता है। इसके अंतर्गत भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, चक्रवात, महासागरीय धाराएं, हिमालय का तीव्र ढलान, अस्थिर संरचनात्मक आकृतियां एवं अथवा रेगिस्तानी एवं हिमाच्छादित क्षेत्रों में विषम जलवायु दशाएं इत्यादि। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं न केवल जनधन को हानि पहुंचाती हैं बल्कि पर्यावरण के ढांचे को भी प्रभावित करती हैं। मानव जनित आपदाएं, तो मानव जनित आपदाएं ऐसी आपदा होती हैं जिनके लिए सीधे तौर पर मानव जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस प्रभाव व भूमंडलीय तापन, वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण, नाभिकीय दुर्घटना, बम विस्फोट, रेल, वायुयान एवं सड़क दुर्घटनाएं, शहरी आग, वन की अग्नि इत्यादि मानवीय क्रियाकलापों के परिणाम है। इसके अतिरिक्त कुछ प्राकृतिक आपदाओं को मानवीय गतिविधियों से बढ़ावा भी मिलता है। उदाहरण के लिए वनों के काटने से बाढ़, सूखा, भूस्खलन आदि का प्रकोप बढ़ जाता है। आपदा प्रबंधन, तो आपदा प्रबंधन एक बहुआयामी क्षेत्र है। इसमें मौसम पूर्वानुमान, चेतावनी, बचाव, राहत, पुनर्निर्माण और पुनर्वास शामिल है। प्रशासक, वैज्ञानिक, योजनाकार, स्वयंसेवक एवं समुदाय सभी इन बहुआयामी प्रक्रिया में हाथ बटाते हैं। उनकी भूमिकाएं और गतिविधियां आपदा के पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बाद महत्वपूर्ण होती हैं। ये सभी गतिविधियां एक दूसरे की पूरक और सहायक होती हैं और इसलिए इन गतिविधियों में समन्वय नितांत आवश्यक होता है। आपदाओं और विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण मुश्किल है। इसका बेहतर उपाय इनके निवारण की तैयारियां करना है। आपदा निवारण और प्रबंधन की 3 अवस्थाएं हैं। पहला, आपदा से पहले, तो आपदा के बारे में आंकड़े और सूचना एकत्रित करना, आपदा संभावित क्षेत्रों का मानचित्रीकरण तथा लोगों को उसके बारे में जानकारी देना। इसके अलावा संभावित क्षेत्रों में आपदा
योजना बनाना, तैयारी रखना और बचाव का उपाय करना। आपदा के समय युद्ध स्तर पर बचाव एवं राहत कार्य जैसे आपदाग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को निकालना, आश्रय स्थल निर्माण, राहत कैंप, जल, भोजन एवं दवाई पूर्ति। फिर आपदा के पश्चात तो प्रभावित लोगों का बचाव और पुनर्वास, भविष्य में आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना। भारत जैसे देश में जहां 2/3 क्षेत्र और जनसंख्या आपदा संभव है, इन उपायों का विशेष महत्व है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना इस दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदम का उदाहरण है। एक सुनियोजित तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजना में 6 चरण होते हैं। पहला, आपदा रोकथाम, फिर आपदा का प्रभाव कम करना, आपदा से निपटने की तैयारी, चौथा आपदा आने पर कार्यवाही करना, पांचवा आपदा राहत और पुनर्वास, छठवां आपदा एवं विकास। अब तक यह माना जाने लगा है कि आपदा प्रबंध और तत्संबंधी प्रशिक्षण के बीच एक उपयोगी संबंध है। बदलते हालातों में इसकी उपयोगिता और भी बढ़ गई, जबकि आपदा तैयारी के संदर्भ में तकनीकी विशेषता युक्त कौशल पर बल दिया जा सकता है। आपदा प्रबंधन के लिए पीआरपी प्रतिरूप, पीआरपी मॉडल क्या है? पहले से तैयारी, यह सुनिश्चित करने के उपाय कि समुदाय और सेवाएं आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए पहले से तैयार रहें। पहला है, इसमें समुचित चेतावनी प्रणाली सिस्टम होना चाहिए, इसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए। फिर पारंपरिक सहायता समूह होने चाहिए, पारंपरिक सहायता व्यवस्था होनी चाहिए। फिर सुरक्षित समूहों की पहचान की जाए। सामूहिक जागरूकता एवं शिक्षा, सामूहिक समुदाय, स्कूल, व्यक्ति के लिए आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करना। मॉक ड्रिल प्रशिक्षण अभ्यास। फिर सामग्री और मानवीय कौशल संसाधन, दोनों प्रकार के संसाधनों की सूची होनी चाहिए। राहत या जवाबी कार्यवाही, तो आपदा से पहले, आपदा के दौरान और आपदा के तुरंत बाद किए गए ऐसे उपाय जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि आपदा का जो प्रभाव होगा, इफेक्ट होगा, कम से कम हो। तो इसमें संसाधन जुटाना आता है, ताजा स्थिति के अनुसार चेतावनी देना, फिर समुचित आश्रय एवं टॉयलेट की व्यवस्था करना, रहने के लिए अस्थायी व्यवस्था करना, प्रभावितों को ढूंढने और उनका बचाव करने के लिए दल भेजना, आपात नियंत्रण कक्ष को यानी इमरजेंसी सिस्टम को चालू करना। फिर स्थानीय समूहों की सहायता से सामुदायिक रसोई स्थापित करना, चिकित्सा शिविर की स्थापना, सामान्य जीवन पर लौटना। तो ऐसे उपाय जो भौतिक आधारभूत सुविधाओं के पुनर्निर्माण और आर्थिक एवं भावनात्मक कल्याण की पुनः प्राप्ति में संकट से प्रभावित समुदायों के लिए सहायक हो। निर्माण के लिए मलबे में से प्रयोग के लायक सामग्री का एकत्रीकरण, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, रोजगार के अवसर ढूंढना, नए भवनों का पुनर्निर्माण, समुदायों को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपयोगी जानकारी देना, जिनके परिजन बिछड़ गए हैं उन्हें सांत्वना देना, अनिवार्य सेवाएं फॉर एग्जाम्पल सड़क, संचार संबंधों की पुनः शुरुआत, आश्रय या अस्थायी प्रवास सुलभ कराना। रोकथाम, तो भूमि उपयोग की योजना तैयार करना, जोखिम क्षेत्रों में बसावट को रोकना, आपदा रोधी भवनों का निर्माण, आपदा घटने से पहले जोखिम को कम करने के तरीके तलाशना, सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा, संकटों आपदाओं को गंभीरता से निपटना अथवा उनके प्रभाव को कम करने के उपाय तलाशना। हालांकि विशेष जवाबी उपाय विभिन्न संकटों के लिए प्रायः अलग अलग तरह के होंगे, फिर भी देखभाल व्यवस्था का एक ऐसा एकल सेट बनाना वांछनीय है जो सभी संकटों का मुकाबला करने में कारगर हो। वस्तुतः आपदा प्रबंध क्रियाकलापों की ऐसी श्रृंखला है जो कि आपदा से पूर्व पश्चात नहीं बल्कि एक दूसरे के समानांतर चलती रहती है। जलवायु आपदाओं के प्रकार, तो पहला है बाढ़, सुनामी, तीसरा है चक्रवात, बादलों का फटना और ग्लोबल वार्मिंग। भोपाल गैस त्रासदी, तो भोपाल गैस त्रासदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 से 3 दिसंबर 1984 को घटित दुर्घटना थी, जिसमें यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के रसायन कारखाने में मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ। इस घटना से 15,000 से अधिक लोग काल कबलित हुए और हजारों लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो गए। उल्लेखनीय है कि यह घटना सुरक्षा उपकरण और अन्य सुरक्षा मानकों के अभाव में तथा कारखाने की उचित पर्यवेक्षण सुरक्षा मानकों के अभाव में घटित हुई। इस त्रासदी में बची हुई गैस को समाप्त करने के लिए सरकार ने ऑपरेशन फेथ चलाया। इस घटना के जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने तथा घटना के कारणों की जांच के लिए एन.के. सिंह की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि इस घटना का मुख्य आरोपी वारन एंडरसन की 2014 में मृत्यु हो गई। बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं से बचाव के सुझाव, बड़ी औद्योगिक इकाइयों की शहर से दूर स्थापना की जानी चाहिए। त्रुटिपूर्ण औद्योगिक डिजाइन ना हो, इस प्रकार मॉनिटरिंग की जाए। बड़ी औद्योगिक इकाइयों में कुछ खतरनाक उत्पादों का निर्माण किया
जाता है तो मानव के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। अतः ऐसे उत्पादों के निर्माण के लिए शासन द्वारा विशेष अधिनियम बनाकर अनिवार्य लाइसेंस की व्यवस्था की जानी चाहिए। हानिकारक उद्योगों की कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए। प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में धुआं गलने वाली चिमनियों में यंत्र लगाना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए, लेकिन पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 18 नवंबर 1987 को आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई, जिसे कुछ सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सख्त बनाया जाना चाहिए, साथ ही बोर्ड का विस्तार किया जाना चाहिए। औद्योगिक प्रदूषण सहित विभिन्न प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए पदनामित अधिकारी, जिला अधिकारी तथा पुलिस आयुक्त अथवा प्राधिकरण को जिम्मेदारी देनी चाहिए। सड़कों के किनारे, कारखानों के पास वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। औद्योगिक फैक्ट्रियों में अधिक शोर करने वाली इकाइयों को आवासीय स्थानों से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। कारखानों की चिमनियां ऊंची होनी चाहिए। विद्युत या बैटरी वाले इंजनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसों के नाम, तो ताप वृद्धि करने वाली गैसों में मीथेन CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड CnO2 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि हैं। 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल में 6 गैसों को उत्तरदायी मानकर इस प्रकार इन पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई थी, जिनमें ग्रीन हाउस गैस प्रभाव है तो CO2 प्रमुख है। कच्छ भूकंप 2001। यह घटना 2001 को कच्छ जिले के भुज शहर में घटित हुई, जिसमें भुज शहर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया तथा हजारों लोग मारे गए। उल्लेखनीय है कि कच्छ के भुज क्षेत्र में आए भूकंप का कारण इसका सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र में होना था। इस क्षेत्र में छोटी छोटी प्लेटों के अंतर प्लेटी गतिविधियों के कारण दबाव जनित बल उत्पन्न होता रहता है। यही कारण है कि 2001 में यह घटना घटित हुई। फुकुशिमा डाइची जापान परमाणु आपदा 2011। जापान के ओशिया प्रायद्वीप के पूर्वी तट से 130 किलोमीटर दूर 11 मार्च 2011 को एक महाविनाशी भूकंप आया था। तदुपरांत सुनामी लहरों से जापान के उक्त क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर कहर पाया गया। आगे इस प्राकृतिक आपदाओं से परमाणु बिजली घरों में रेडियोधर्मी विकिरण का खतरा उत्पन्न हुआ और आगे फुकुशिमा एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विस्फोट हो गया तथा इससे आसपास के क्षेत्र में संक्रमण फैल गया। इस रेडिएशन से काफी लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उत्तराखंड बाढ़ 2013। तो यह घटना 15 से 16 जून 2013 को उत्तराखंड के केदारनाथ धाम सहित अन्य क्षेत्रों में बादल फटने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न बाढ़ एवं भूस्खलन के कारण घटित हुई, जिससे ग्लेशियर झील, चोराबाड़ी ताल टूट गया और बाढ़ आ गई। इस घटना में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी आदि थे। उल्लेखनीय है कि इस आपदा के समय भारतीय सेना ने ऑपरेशन सूर्य होप बचाव एवं राहत के लिए चलाया था। इलाहाबाद कुंभ भगदड़। इलाहाबाद में कुंभ में आयोजन के समय 10 फरवरी 2013 को इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई, जिससे कई लोग काल के गाल में चले गए और कई लोग हताहत हो गए। उल्लेखनीय है कि इस घटना का कारण कुछ असामाजिक और शरारती तत्वों के द्वारा अफवाह फैलाना था। उज्जैन त्रासदी 1996। यह घटना 15 जुलाई 1996 को महाकालेश्वर मंदिर में घटित हुई, जिसमें भगदड़ के कारण कई श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। उल्लेखनीय है कि इस घटना में अफवाह का एक बड़ा कारण था, जिसके कारण भगदड़ मची और लोग घुटन के कारण काल के गाल में समा गए। जम्मू कश्मीर की बाढ़ 2014। यह घटना सितंबर 2014 में जम्मू कश्मीर में बाढ़ के आने के कारण घटित हुई। उल्लेखनीय है कि सितंबर 2014 में भारी बारिश के चलते झेलम नदी का प्रवाह अधिक बढ़ गया, जिससे चारों तरफ तबाही मच गई। उल्लेखनीय है कि सेना के जवानों ने ऑपरेशन मेघ राहत के माध्यम से राहत एवं बचाव कार्य किया। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से भूगोल का रिवीजन 3 मार्कर और 5 मार्कर का समाप्त होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले सीरीज में, जहाँ पर हम लोग पॉलिटी को डिस्कस करेंगे। तो अब सेकंड पेपर होगा और सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं। अगर दोस्तों आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।